नमस्ते बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की हिंदी की पहली कविता स्वदेश का पाठ से के अंतर्गत अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ से। मेरी समझ से क निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है। इस पंक्ति में हृदय के पत्थर होने से तात्पर्य है सामाजिकता से, संवेदनहीनता से, कठोरता से, नैतिकता से। तो वह हृदय नहीं, वह पत्थर है। पत्थर होने से तात्पर्य संवेदनहीनता से हो सकता है और कठोरता से। 2. निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस कविता का मुख्य भाव है? तो इस कविता का मुख्य भाव है देश की प्रगति, देश के प्रति प्रेम, देश की सुरक्षा, देश की स्वतंत्रता। मुख्य भाव है देश के प्रति प्रेम। हम हैं जिसके राजा रानी। इस पंक्ति में हम शब्द किसके लिए आया है? देश के प्राकृतिक संसाधनों के लिए, देश की शासन व्यवस्था के लिए, देश के समस्त नागरिकों के लिए, देश के सभी प्राणियों के लिए। तो देश के समस्त नागरिकों के लिए हम शब्द का प्रयोग हुआ है। कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान है? जिसमें साहस की कमी है, जिसमें स्नेह का भाव नहीं है, जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है, जिसमें स्फूर्ति और उमंग नहीं है। तो कौन सा हृदय पत्थर के समान है? जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है। और हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो। अपने मित्रों के साथ विचार कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो अगर आपने ये ही उत्तर चुने हैं तो आपने ये उत्तर क्यों चुने हैं, देखते हैं। अपने उत्तरों के चुनाव का कारण। पहले में हमने चुना संवेदनहीनता और कठोरता। वो इसलिए चुना क्योंकि कवि ने भावनाओं के अभाव को पत्थर कहा है। दूसरे में देश के प्रति प्रेम, इसलिए मुख्य भाव है क्योंकि हर छंद में कवि ने देश के लिए जीने मरने की बात की है। हम शब्द देशवासियों को संबोधित करता है जो इस देश में जन्मे, पले बढ़े और जिससे उनकी पहचान हुई। पत्थर के समान हृदय वही है जिसमें स्वदेश के लिए प्रेम नहीं, क्योंकि ऐसा हृदय कठोर और निर्जीव है। मिलकर करें मिलान। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां स्तंभ 1 में दी गई हैं। ये जो कुछ हैं, स्तंभ 1 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं। उन पंक्तियों के भाव या संदर्भ स्तंभ 2 में दिए गए हैं। यहाँ पर उनके इन पंक्तियों के भाव दिए गए हैं। पंक्तियों का उनके सही अर्थ या संदर्भों से मिलान करें। जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। जिसने किसी कार्य को करने का साहस छोड़ दिया है वह किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। जो स्वयं के साथ ही दूसरों को भी प्रेरित और उत्साहित नहीं कर सकते उनका जीवन निष्फल और अर्थहीन है। जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी, जिस देश की ज्ञान संपदा में समूचा विश्व प्रभावित है। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। जिस प्रकार युद्ध में तोप और तलवार की आवश्यकता होती है उसी प्रकार मनुष्य की प्रगति के लिए साहस और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। पंक्तियों पर चर्चा। कविता में आने वाली पंक्तियों पर चर्चा। कविता से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। क निश्चित है, निसंशय निश्चित है, जान एक दिन जाने को है, काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को। ये जो कुछ पंक्तियां दी गई हैं, आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, आपको यह लिखना है। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। वह हृदय नहीं, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब देख लेते हैं इनका अर्थ। क निश्चित है, निसंशय निश्चित है, जान एक दिन जाने को है, काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को। इसका अर्थ हुआ मृत्यु निश्चित है। जैसे परवाना दीपक की लो में जलता है वैसे ही देश के लिए बलिदान भी एक आदर्श है। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसका अर्थ हुआ हमारे पास सब सामर्थ्य हैं, शक्ति, संसाधन, साहस, हमें किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी के दिल में अपने देश के लिए प्यार नहीं है तो वह हृदय नहीं, पत्थर है। ग जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।
अर्थ हुआ जिस हृदय में भावनाएं नहीं है, जहां संवेदना और प्रेम नहीं है, वह जड़ है, निर्जीव है। और अगर उसमें देश के लिए प्रेम नहीं है तो वह हृदय नहीं बल्कि पत्थर है। सोच विचार के लिए कविता को पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। हम हैं जिसके राजा रानी, पंक्ति में राजा रानी किसे और क्यों कहा गया है? संसार संग चलने से क्या समझते हैं? जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता, संसार उसका क्यों नहीं हो पाता है? उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं। पंक्ति से आप क्या समझते हैं बताइए। कविता में देश प्रेम के लिए बहुत सी बातें आई हैं। आप देश प्रेम से क्या समझते हैं बताइए। यह रचना एक आह्वान गीत है जो हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित और उत्साहित करती है। इस रचना की अनेक अन्य विशेषताएं ढूंढिए और लिखिए। अब देखते हैं इन 5 प्रश्नों के उत्तर। हम हैं जिसके राजा रानी, पंक्ति में राजा रानी किसे और क्यों कहा गया है? इस पंक्ति में कवि हमें देश के नागरिकों को कहता है। इसका तात्पर्य है कि यह देश हमारा है, हम ही इसके कर्ता धर्ता हैं। देश के संसाधनों, संस्कृति और गौरव के हम उत्तराधिकारी हैं। ख, संसार संग चलने से आप क्या समझते हैं? जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता, संसार उसका क्यों नहीं हो पाता है? संसार संग चलना का अर्थ है समय के साथ आगे बढ़ना, समाज के साथ सामंजस्य बनाए रखना और जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करना। जो व्यक्ति संसार के साथ नहीं चलता वह अकेला रह जाता है और समाज में पिछड़ जाता है, इसलिए संसार उसका नहीं हो पाता। ग, उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं। पंक्ति से आप क्या समझते हैं बताइए। इस पंक्ति का अर्थ है जो व्यक्ति अपने देश के लिए भावुक नहीं होता, जिसे अपने देश की मिट्टी से प्रेम नहीं होता, वह केवल धरती पर बोझ है, वह न समाज के काम आता है न देश के। ऐसे व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। घ, कविता में देश प्रेम के लिए बहुत सी बातें आई हैं। आप देश प्रेम से क्या समझते हैं बताइए। देश प्रेम का अर्थ है अपने देश के लिए सम्मान, निष्ठा और समर्पण की भावना रखना। इसमें देश की एकता, स्वतंत्रता, संस्कृति, संसाधनों और नागरिकों की रक्षा करना शामिल है। देश के लिए कार्य करना, उसका नाम रोशन करना और आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए बलिदान देना भी देश प्रेम है। अंग, यह रचना एक आह्वान गीत है जो हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित और उत्साहित करती है। इस रचना की अन्य विशेषताएं ढूंढिए और लिखिए। देखते हैं इस कविता की अन्य विशेषताएं। यह एक आह्वान गीत है जो देशभक्ति की भावना को जगाता है। इसमें तर्क और भावना दोनों का मेल है। भाषा सरल और प्रभावशाली है। कविता में रूपक और प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है, जैसे पत्थर, दीप, परवाना। यह कविता हमें कर्तव्य बोध कराती है और प्रेरणा देती है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें। अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए और लिखिए। ये 5 प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमें लिखने हैं। प्रश्न देख लेते हैं। जिसने कि खजाने खोले हैं, अनुमान करके बताइए कि इस पंक्ति में किस प्रकार के खजाने की बात की गई होगी। जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पंक्ति में उगे बड़े किसके लिए और क्यों कहा गया होगा। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, पंक्ति में हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया होगा। कल्पना कीजिए कि पत्थर आपको अपनी कथा बता रहा है, वो आपसे क्या क्या बातें करेगा और आप उसे क्या क्या कहेंगे। संकेत, पत्थर, जब मैं नदी में था तो नदी की धारा मुझे बदलती भी थी। इस संकेत पर आपको पत्थर से बात करनी है। अंग, देश प्रेम की भावना देश की सुरक्षा से ही नहीं बल्कि संरक्षण से भी जुड़ी होती है। अनुमान करके बताइए कि देश के किन किन संसाधनों या वस्तुओं आदि को संरक्षण की आवश्यकता है और क्यों। क, जिसने कि खजाने खोले हैं, अनुमान करके बताइए कि इस पंक्ति में किस प्रकार के खजाने की बात की गई होगी। यहाँ खजाने से तात्पर्य देश की प्राकृतिक संपदा जैसे संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, परंपरा, भाषा और धरोहर से हो सकता है, जैसे नदियां, पर्वत, खेती योग्य भूमि, खनिज, ऐतिहासिक इमारतें, शास्त्र, संगीत आदि। ख, जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पंक्ति में उगे बड़े किसके लिए और क्यों कहा गया होगा। उगे बड़े शब्द का प्रयोग हम देशवासियों के लिए किया गया है। इसका अर्थ है कि हम इसी देश में जन्मे बड़े हुए, इसी देश की मिट्टी के अन्न और जल से पले बढ़े। यह भाव हमें देश से जोड़ता है। ग,
वह हृदय नहीं है पत्थर है पंक्ति में हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया होगा? या हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग हृदय में भावनाओं की कमी को दर्शाने के लिए किया गया है। घ कल्पना कीजिए कि पत्थर आपको अपनी कथा बता रहा है, वो आपसे क्या क्या बातें करेगा और आप उसे क्या क्या कहेंगे। पत्थर: जब मैं नदी में था तब पानी की धारा ने मुझे घिसा, आकार दिया, फिर मुझे मंदिर में लगाया गया। कभी किसी की मकान की नींव बना तो कभी ठोकर खाया, लेकिन मेरी चुप्पी को किसी ने नहीं सुना। इस पर छात्र या मैं: तुमने बहुत कुछ सहा, पत्थर से कह रहा है, तुमने बहुत कुछ सहा और बहुत कुछ बनाया। तुमने हमारी इमारतों को मजबूती दी, हमारी मूर्तियों को आकार दिया, लेकिन मैं यह भी मानता हूँ कि भावनाओं के बिना कोई भी चीज, चाहे वह इंसान हो या पत्थर, अधूरी है। अंग: देश प्रेम की भावना देश की सुरक्षा से ही नहीं बल्कि संरक्षण से भी जुड़ी होती है। अनुमान करके बताइए कि देश के किन किन संसाधनों या वस्तुओं आदि को संरक्षण की आवश्यकता है और क्यों? जल स्रोत: नदियां, झीलें, भूजल, क्योंकि जल जीवन है, इनको संरक्षण की आवश्यकता है। वन और वन्य जीव जैव विविधता बनाए रखने के लिए। भाषा और संस्कृति हमारी पहचान और गौरव के लिए। ऐतिहासिक स्थल हमारे अतीत को जानने के लिए। प्राकृतिक संसाधन कोयला, खनिज, मिट्टी, क्योंकि ये सीमित हैं और भविष्य के लिए आवश्यक है, तो इन सभी को संरक्षण की आवश्यकता है। कविता की रचना: जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें, हम हैं जिसके राजा रानी। इन पंक्तियों के अंतिम शब्दों को ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमें चर्चा करनी है कविता की रचना पर कि कविता की रचना किस प्रकार होती है। दाना पानी, राजा रानी, इन शब्दों की अंतिम ध्वनि एक सी है। ये जो अंतिम शब्द हैं दाना पानी और राजा रानी, इनकी अंतिम ध्वनि कैसी है? एक सी। पानी, रानी। इस विशेषता को क्या बोलते हैं? तुक मिलाना, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम राइमिंग वर्ड्स, और हिंदी में बोलते हैं तुक मिलाना। अब नीचे दिए गए प्रश्नों पर 5-5 के समूह में मिलकर चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। क शब्दों के तुक मिलाने से कविता में क्या विशेष प्रभाव पड़ा है? जब हम कविता में शब्दों के तुक मिलाते हैं तो कविता पर क्या विशेष प्रभाव पड़ता है? ख कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए और क्या क्या प्रयोग किए गए हैं? क शब्दों के तुक मिलाने से कविता में क्या विशेष प्रभाव पड़ा है? तुकबंदी से क्या हुआ है कि कविता संगीतात्मक और लयबद्ध बनती है। तुकबंदी से याद रखने में आसान हो जाती है, पाठक या श्रोता पर भावनात्मक प्रभाव डालती है, कविता कंठस्थ करने और गुनगुनाने योग्य हो जाती है। इससे भावनाएं अधिक प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त होती हैं। ख कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए और क्या क्या प्रयोग किए गए हैं? तो कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए तुकबंदी की गई है। शब्दों की मिलती ध्वनि से कविता में लय आई है। भावनात्मक शब्द, देश प्रेम और बलिदान की भावना जगाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रतीक जैसे पत्थर, परवाना, दीप जैसे शब्दों से गहरे अर्थ दिए गए हैं। प्रेरणादायक भाषा, कविता लोगों को देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देती है। दोहराव, कुछ पंक्तियां बार बार आकर बात को मजबूत करती है। हमने देखा स्वदेश कविता में कुछ पंक्तियां हैं जिनका प्रयोग बार बार किया गया है। वो ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि वो अपनी बात को मजबूत करती हैं। आपकी कविता, कविता को अपने तरीके से पूरा करना है। देश प्रेम से जुड़े अपने विचारों को आधार बनाते हुए कविता को आगे बढ़ाइए। यहाँ पर कविता की 2 पंक्तियां दी गई हैं। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इस कविता को आपको आगे बढ़ाना है। देखते हैं कैसे। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आगे आप लिख सकते हैं, जो मिट्टी में जन्मा फिर भी उसका कोई उपकार नहीं, जो देश के काम न आए उस जीवन में सार नहीं। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इस तरह से कविता को आगे बढ़ा सकते हैं। भाषा की बात, शब्द से जुड़े शब्द। एक शब्द दिया गया है स्वदेश, इससे मिलते जुलते शब्दों को आपको यहाँ पर लिखना है। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में स्वदेश से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए, फिर मित्रों से मिलाकर अपनी सूची बढ़ाइए। जैसे स्वदेश से जुड़ा शब्द हो सकता है देश प्रेम, और देशभक्ति, मातृभूमि,
बलिदान और राष्ट्रध्वज स्वतंत्रता और गौरव। और क्या हो सकता है? राष्ट्रध्वज, राष्ट्रध्वज लिख चुके हैं हम। धरोहर, धरोहर और संस्कृति, स्वदेश से जुड़े हुए शब्द। विराम चिन्हों को समझे। जो चल ना सका संसार संग, बहती जिसमें रसधार नहीं, पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें, हम है जिसके राजा रानी, जिससे न जाति उद्धार हुआ। अब इस कविता में आप देखिए, यहाँ पर ये जो शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर बीच में ये जो चिन्ह दिया गया है, इस चिन्ह को बोलते हैं योजक चिन्ह। कविता में आई हुई उपयुक्त पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इनमें कुछ शब्दों के बीच में एक चिन्ह लगा दिया है, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करता है। जैसे ये दो शब्द हैं संसार संग, इनमें आपस में एक संबंध स्पष्ट करता है, उन्हें जोड़कर लिखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कविता में संदर्भ के अनुसार योजक चिन्हों के स्थान पर का, की, के, में से और ये कौन से शब्द जोड़ेंगे जिससे इसका अर्थ स्पष्ट हो सके, लिखिए। यहाँ पर आपको देखना है जो चल ना सका संसार के संग, जैसे ये है जो चल ना सका संसार संग, तो इस योजक चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा गया है? के संग, जो कि संसार और संग का संबंध आपस में जोड़ रहा है, जो चल ना सका संसार के संग। इसी तरह ये जो और पंक्तियां दी गई हैं, इनका भी योजक चिन्ह का संबंध देखते हैं। बहती जिसमें रसधार नहीं, ये जो योजक चिन्ह है इसमें रस धार, रतो रस की धार नहीं, जिसमें रस की धार नहीं। पाया जिसमें दाना पानी, तो दाना पानी ये जो योजक चिन्ह बीच में आया है, इसमें इन दोनों का जो संबंध दिखा रहा है, जिसमें दाना और पानी। माता पिता है, माता पिता बंधु जिसमें, है माता और पिता बंधु जिसमें। हम है जिसके राजा रानी, हम है जिसके राजा और रानी, जिससे न जाति उद्धार हुआ, ये जाति उद्धार, जिससे न जाति का उद्धार हुआ। जाति और उद्धार में संबंध किससे प्रकट हुआ है? जाति का उद्धार से। शब्द मित्र है जान एक दिन जाने को, है काल दीप जलता हरदम। इन पंक्तियों में हमने देखा कि है जो है पंक्ति के प्रथम में लिया गया है। इससे क्या हुआ? इन दोनों पंक्तियों में है शब्द पहले आया है, जिसके कारण कविता में क्या आ गई है? लयात्मकता। यहाँ पर है पहले आने से क्या हुआ है? कविता में लयात्मकता आ गई है। यदि है का प्रयोग पंक्ति के अंत में किया जाए तो यह गद्य जैसी लगने लगेगी। जैसे जान एक दिन जाने को है, कालदीप हरदम जलता है, तो यहाँ पर है अंत में आया है, तो ये कैसी लगने लगी है? गद्यात्मक, गद्य जैसी। अब आप इस कविता में से ऐसी पंक्तियों को चुनिए जिनमें है शब्द का प्रयोग पहले हुआ है। पहले हमें वे पंक्तियां चुनिए जिनमें है शब्द का प्रयोग पहले हुआ है। चुनी हुई पंक्तियों में शब्दों के स्थान बदलकर पुनः लिखिए। अब नीचे दी गई पंक्तियों में है शब्द का प्रयोग पहले करके पंक्तियों को पुनः लिखिए और देखिए कि इससे पंक्तियों के सौंदर्य में क्या परिवर्तन आया है। अपने साथियों से चर्चा कीजिए। जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। तो जो भरा नहीं है भावों से, जो भावों से भरा नहीं है, जो पहला प्रश्न आया है ये। अब आप कविता में से ऐसी पंक्ति चुनिए जिनमें है शब्द का प्रयोग पहले हुआ है और फिर उसका स्थान बदलकर दोबारा लिखिए। तो है शब्द का प्रयोग पहले हुआ है, फिर उसका स्थान बदलकर उसको है को अंतिम लाए हैं। जो भरा नहीं है भावों से, जो भावों से भरा नहीं है, तो ये पंक्तियां तो लयात्मक वाली हो गई और ये पंक्तियां गद्य जैसी, ये लयात्मक वाली। जल जाना है परवानों को, परवानों को जल जाना है। सब कुछ है अपने हाथों में, सब कुछ अपने हाथों में है। जिस पर है दुनिया दीवानी, जिस पर दुनिया दीवानी है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, इन दोनों पंक्तियों को है शब्दों का प्रयोग पहले करके पंक्तियों को पुनः लिखिए। ये जो दो पंक्तियां हैं, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी, तो है पहले लाने पर है जिस पर ज्ञानी भी मरते, है जिस पर दुनिया दीवानी। पंक्तियों में है पहले रखने से कविता में लय, गति और प्रभावशीलता बढ़ जाती है, जबकि गद्य रूप में यह सामान्य और कम प्रभावशाली लगती है।
ये जो दूसरा प्रश्न है इसमें अगर हम पंक्तियों में है को पहले रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, लय, गति और प्रभावशीलता बढ़ जाती है। और जब ये है अंत में आता है तो कैसी हो जाती है, वह गद्य रूप में सामान्य और कम प्रभावशाली हो जाती है। समानार्थी शब्द। कविता से चुनकर कुछ शब्द निम्न तालिका में दिए गए हैं। दिए गए शब्दों से इनके समानार्थी शब्द ढूंढकर तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। भू, भू से जुड़ा शब्द भू अर्थात धरा, धरा और पृथ्वी। भू के समानार्थी हुए धरा और पृथ्वी। दीप, दीप के समानार्थी हुए प्रदीप और दीपक। प्रदीप और दीपक। हृदय, हृदय के समानार्थी हुए दिल और जी। दिल, जी। तलवार, तलवार के समानार्थी हुए असी और कृपाण। असी और कृपाण भी तलवार को कहते हैं। दुनिया, दुनिया के समानार्थी हुए जग और संसार। जग, संसार। पत्थर, पत्थर के समानार्थी पाहन और पाषाण। पाहन, पाषाण। कविता का शीर्षक। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इस कविता का शीर्षक है स्वदेश। कई बार कवि कविता की किसी पंक्ति को ही कविता का शीर्षक बनाते हैं। यदि आपको भी इस कविता की किसी एक पंक्ति को चुनकर नया शीर्षक देना हो तो आप कौन सी पंक्ति चुनेंगे और क्यों? तो अगर किसी पंक्ति को शीर्षक बनाना हो तो आप कौन सी पंक्ति को चुनेंगे और क्यों? अगर मैं पंक्ति चुनूंगा तो है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को। इसका कारण है, इसको चुनने का कारण, क्योंकि यह पंक्ति न केवल कविता की गहराई को दर्शाती है बल्कि देशभक्ति के लिए आत्म बलिदान की भावना को भी उजागर करती है। यह पंक्ति प्रतीकात्मक भी है और पाठक के मन में प्रेरणा, जोश और त्याग की भावना जगाती है। यह शीर्षक पूरे काव्य भाव को समेट लेती है। तो बच्चों, ये थे स्वदेश के पाठ से के अंतर्गत आने वाले प्रश्न उत्तर। अगली वीडियो में हम लाएंगे स्वदेश कविता के पाठ के आगे के अंतर्गत आने वाले प्रश्न उत्तर। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जुड़े रहिए और बनिए टॉपर। जय हिंद, वंदे मातरम।